ओके, सो ये बेटा हमने हमारा चैप्टर का नाम है मेटल लाइगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सो राइट, सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, ये मेरा ख्याल है मैं डिस्कस कर चुकी थी कि एक मेटल आयन होता है, मेटल आयन विल बी पॉजिटिव, मेटल आयन पॉजिटिव होगा या जीरो वैलेंसी होगी, एंड देयरफॉर अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड, और वो नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बट देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल ऑर्बिटल, तो मेटल ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which will experience repulsions with negatively charged ligands। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ये assumptions मेन ये मैंने आपके साथ दिन डिस्कस किए थे, राइट। हम मेरा ख्याल है चौथे पॉइंट पे थे शायद, द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल आर अंडर रिपल्शन फ्रॉम दोज ऑन द लाइगेंड्स, यानी कि मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन वो रिपल्शन फील करते हैं क्योंकि लाइगेंड्स भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट। देन प्लीज देखो बेटा किसके पीछे वॉइस है वो अपना म्यूट कर लो, म्यूट करिए माइक, जिसके पीछे डिस्टर्बेंस है वो म्यूट कर लो। The electrons on metal occupy those orbitals farthest away from the direction of approach of ligands, ठीक है। The electrons on metal occupy, metal के जो electrons हैं वो उन orbitals को occupy करेंगे which are farthest from the direction of approach of ligands, यानी कि ligands की approach से वो दूर हों, right। Then number of ligands and their arrangement around the central metal ion will have different effect on the relative energies of 5d orbitals। इसका क्या मतलब है, जितने नंबर ऑफ लाइगेंड्स हैं या उनकी जो अरेंजमेंट है सेंट्रल मेटल आयन के आसपास वो इफेक्ट करेगी 5d ऑर्बिटल्स की रिलेटिव एनर्जी के ऊपर, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इज, now the question arises, why is this theory called crystal field theory? हम इस थ्योरी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों कहते हैं? Why is this called crystal field theory, right? So this is the question. So हम इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों कहते हैं? बेटा ये कैमरे वाला तो नहीं बीच में आ रहा है, ये सब आपको दिख रहा है, ये सारा दिख रहा है बेटा आपको? ओके ओके, यस मैम। तो हम इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों कहते हैं बेटा? कि the metal ion in the environment of other ions or molecules, ठीक है, और molecules या ligands, ये जो ions हैं या molecules हैं इनको हम complexes में ligands बोलते हैं क्योंकि इनके पास lone pair of electron होता है metal को donate करने के लिए। So within the lattice of crystal are affected by the non-spherical electric field established by the surrounding ions or molecules, ठीक है। आयन है in the environment of other ions, यानी कि सपोज ये मेटल आयन है, राइट, और इसके आसपास कुछ लाइगेंड्स हैं, राइट, फॉर एग्जांपल फ्लोराइड आयन है या कोई भी लाइगेंड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, राइट। तो ये जो मेटल आयन है ये लाइगेंड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर है, यानी कि इसका जो क्रिस्टल लैटिस होगा दैट इज अफेक्टेड बाय द नॉन स्फेरिकल, ये जो लाइगेंड्स हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द सराउंडिंग आयंस और मॉलिक्यूल्स। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड was previously called crystalline field, but now it is called crystal field. So that's why now this theory is known as crystal field theory. Got my point? ठीक है, जो मेटल आयन है that is under the environment of other ions or molecules जिसको हम ligands बोलते हैं within the lattice of crystal, and these are affected by non-spherical electric field established by the surrounding ions or molecules. So ये जो ligands electric field produce कर रहे हैं, right, इसको हम कहते हैं crystalline field, and now पहले crystalline field कहा जाता था but now it is called crystal field. That's why this theory is called crystal field theory, right? Then नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैसे हम मेन assumptions इसके पढ़ चुके हैं
लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेस क्या है, ठीक है, उसके बेसिक assumptions क्या हैं? So basic assumptions of crystal field theory are all types of ligands are regarded as point charges. ये हमने पहले भी पॉइंट पढ़ लिया है कि जितने भी ligands हैं उनको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह मानते हैं, राइट? जैसे सपोज ये सेंट्रल मेटल आयन है, तो ये माना जाता है कि ये जो ligands हैं they will act as a point charge. They will act as a point charge on the metal ion, right? So the interactions between metal ion and ligands are purely electrostatic. जबकि वैलेंस बॉन्ड कहती है कि ये कोवलेंट इन नेचर है, वेयर एज ये वाली थ्योरी कहती है कि मेटल जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो लाइगेंड उसके आसपास है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो दैट मीन्स इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दैट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक 100%, राइट? टीएम का मतलब है, जहां पे भी मेरी पीपीटी में टीएम आए, टीएम का मतलब है ट्रांजिशन मेटल्स. ट्रांजिशन मेटल आयन is surrounded by ligands with lone pair of electrons. यानी कि इस मेटल के आसपास जो लाइगेंड्स होंगे वो वाले लाइगेंड्स होंगे जिनके पास लोन पेयर होगा डोनेट करने के लिए. पहली बात तो यही है कि लाइगेंड की डेफिनेशन ही वो है कि आयन और मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर which can donate lone pair to metal ion which is deficient in electrons, right? Then next point is the electric field produced by ligands surrounding a metal ion influence the energies of d orbitals of central metal ion. ये जो ligands हैं, सपोज ये फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि ये फ्लोराइड है मेटल आयन, ठीक है, सपोज ये 6 फ्लोराइड आयंस लगे हुए हैं, राइट? ठीक है, सराउंडिंग द मेटल आयन. ये कॉम्प्लेक्स बन गया. बेटा देखो किसके भी आवाज आ रही है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो, राइट? या कहीं साइड पे बैठा करो. सो मेटल आयन के आसपास ये आयंस लगे हुए हैं, राइट? जो कि ये जो आयंस हैं इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करेगी, उसकी एनर्जी को चेंज करेगी, राइट? So the electric field produced by ligand surrounding a metal ion influences the energies of d orbitals of central metal ion, right? Now in free metal ion मतलब जिसके साथ कोई ligand नहीं लगा हुआ, metal ion free है, ये free metal ion है, इसके आसपास कोई ligand नहीं लगा हुआ, उसके जो metal के d orbitals होंगे 5. कितने d orbitals होते हैं? 5. ये d orbitals हैं, राइट? सो 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं. ये पांचों के पांचों d ऑर्बिटल जो हैं दे विल हैव सेम एनर्जी. इनकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, दे हैव सेम एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डीजेनरेट. क्या कहेंगे हम इनको? डीजेनरेट. डीजेनरेट मीन्स हैविंग सेम एनर्जी. सो व्हेन अ मेटल आयन इज फ्री means no ligand is there or no ligand is approaching towards the metal ion, तो उसके जो 5 d orbitals हैं मेटल के, they will be degenerate means they have same energy. ये पांचों की सेम एनर्जी होगी, राइट? d orbitals हैं कौन कौन से पता है आपको? dxy चैट बॉक्स में लिखो जरा आंसर, बताओ जरा मुझे 5 d ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? dxy, dy, dz, ठीक है, हाँ, dz, dx square minus y square and dz. तो ये 5 d ऑर्बिटल. अपनी कॉपीज पे भी लिखा करो, चैट बॉक्स में आंसर भी लिखा करो या बोल दिया करो, राइट? सो इसका मतलब है जब मेटल आयन फ्री है, इसके साथ कोई लाइगेंड नहीं लगा, तब इसके d ऑर्बिटल जो है पांचों के पांचों दे विल हैव सेम एनर्जी, दे आर डीजेनरेट. द इलेक्ट्रॉन्स मेटल विल बी रिपेल्ड बाय, LP का मतलब है लोन पेयर, विल बी रिपेल्ड लोन पेयर ऑफ लाइगेंड्स व्हिच विल रेज द एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स. यानी जब मेटल आयंस को लाइगेंड्स अप्रोच करते हैं उसके साथ जुड़ने के लिए, तो ये जो लाइगेंड्स का लोन पेयर है
ये मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करते हैं, राइट? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, आपने वैसे सेकेंड ईयर में पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, राइट? तो ये आपने जो भी हाइब्रिडाइजेशंस देखी हैं, फॉर एग्जांपल sp, sp2, sp3, ठीक है, sp3, राइट? या आपने देखी है sp3d2 या d2sp3। तो आपने देखा है कि इन हाइब्रिडाइजेशंस में ये जो d ऑर्बिटल है ये यहाँ सिर्फ एक होता है या दो होता है या तीन होता है? मेरी आवाज आ रही है? मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है, मेरी वॉइस तो नहीं? नो मैम। इज इट ओके? हो रही है? यस मैम। बीच में अनस्टेबल हुआ था, अब ठीक है? अब ठीक है? यस रिपीट करूं कोई पॉइंट? नो मैम। ओके, सो इन हाइब्रिडाइजेशंस में आप देख रहे हो कि डी ऑर्बिटल जो है वो या तो एक ही डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, या 2d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, या 3d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, यानी sp3d3। यानी कि ऑर्बिटल्स हैं, इनमें कुछ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 है तो ये खाली होंगे, अगर d2 है, ठीक है, तो ये 2 खाली होंगे, बाकी 3 के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के में, राइट? तो ये वाले जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं जो खाली हैं, जो फिल्ड हैं उनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। तो जब लाइगेंड अप्रोच करता है मेटल को, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिनमें डी ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन है, दे गेट रिपेल्ड बाय द लाइगेंड, राइट? तो लाइगेंड्स इनको रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो हायर हो जाती है। दे विल रेज द एनर्जी, they will increase the energy of d orbitals, right? Now if the approaching ligands approaching ligand किसकी तरफ, towards central metal ion, are at distance, अगर वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हैं, जो सपोज अगर 4 लाइगेंड मेटल को अप्रोच कर रहे हैं, वो चारों के चारों लाइगेंड या 6 लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो वो 6 के 6 लाइगेंड्स जो सेंट्रल मेटल आयन के इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है दैट विल रिमेन सेम बट विल इंक्रीज, स्टिल रिमेन डीजनरेट। इस पॉइंट को समझो, क्या मतलब है इसका, कि अगर सपोज किसी सेंट्रल मेटल आयन के आसपास सपोज 4 लाइगेंड जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल क्लोराइड लाइगेंड जुड़े हैं, लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस मेटल आयन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, राइट? तब मेटल के ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी पहले जितनी थी उससे प्लेट ज्वाइन कर रही है प्रभजोत कौर, उससे थोड़ी सी हो जाएगी, थोड़ी हायर हो जाएगी, लेकिन ये पांचों डी ऑर्बिटल डी जनरेट रहेंगे। मेरी बात समझ में आई? ये जो डी ऑर्बिटल है, अगर कोई इक्वल डिस्टेंस पे लाइगेंड्स मेटल के साथ जुड़े हैं, इक्वल सिमेट्रिकल फील्ड है आसपास मेटल के, तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाएगी, लेकिन ये फिर भी डी जनरेट ही रहेंगे। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? यस नो? अरे बोलो। यस मैम, यस मैम, क्लियर है। यस मैम। ठीक है, चलो अगला पॉइंट चलते हैं, राइट? सो डी ऑर्बिटल्स हैविंग, पहले मैंने बताया अगर डी ऑर्बिटल मेटल के आसपास लाइगेंड इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो उनकी एनर्जी हो जाएगी, बट दे विल रिमेन डीजन। सारे पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल सेम होगी, लेकिन थोड़ी हायर हो जाएगी पहले से। नाउ डी ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस,
and will experience different interactions, right? d orbitals जो हैं उनकी different orientation होती है and they will experience different interaction from the ligand. सारे d orbitals जो है, अभी हम shapes भी देखेंगे d orbitals की, तो पांचों d orbitals की shape जो है वो different है, तो उनकी interaction होगी ligands के साथ या repulsion, जब ligand approach करेगा इन d orbitals को, metal ion को approach करेगा, तो metal ion के अंदर 5 d orbital हैं जिनमें से कुछ में electrons हैं और ये orbitals जब ligands approach करेगा तो इनके बीच में repulsion होगी, लेकिन जो 5 d orbitals हैं इनकी repulsion different होगी क्योंकि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, राइट? देन द ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइगेंड्स, यानी वो वाले d ऑर्बिटल्स जो बिल्कुल लाइगेंड डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशन एंड हायर एनर्जीज, यानी उनकी एनर्जी हायर होगी, यानी एनर्जीज रेज टू ग्रेटर एक्सटेंट. वो वाले d ऑर्बिटल्स जिनकी डायरेक्शन, ऐसे d ऑर्बिटल, ये एक d ऑर्बिटल है और ये लाइगेंड अप्रोच कर रहा है और बिल्कुल हेड डाउन अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल सीधा अप्रोच कर रहा है, उसके रास्ते में है, राइट? तो उस d ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो जाएगी क्योंकि उनमें रिपल्शन ज्यादा होगी, क्योंकि d ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, जो लाइगेंड अप्रोच कर रहा है वो भी नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, तो उनके बीच में रिपल्शन होगी और जब भी रिपल्शन होती है तो एनर्जी इंक्रीज होती है. अट्रैक्शन होती है, अगर अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी डिक्रीज, राइट? सो वो वाले लाइगेंड्स, वो वाले d orbitals which are exactly in the they lie directly in the direction of ligands, right, will experience more energy and greater repulsion, so they will be higher in energy. Now lying away from ligands, ऐसे orbitals जो ligand से दूर है, जो दूर होंगे, ठीक है, सपोज ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन इस तरफ है और लाइगेंड इस तरफ से अप्रोच कर रहा है, राइट? तो डायरेक्शन आमने सामने नहीं है, राइट? इनकी रिपल्शन कम होगी और ऐसे डी ऑर्बिटल जो है दे विल बी लोअर इन एनर्जी, उनकी एनर्जी लो हो जाएगी, यानी कि अब 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं रहेगी जब लाइगेंड्स अप्रोच करते हैं इन नॉन spherical field, non-symmetrical field, right? So orbitals lying away from ligands, lesser repulsion, lower energy, यानी energy is raised to lower extent. Now the is, ये जो है orbitals का, ये मैं बता रही हूँ, इसका मतलब हो गया कि due to electric field of ligands, 5d orbitals will split up. Ligands की electric field है, इसकी वजह से जो 5 d ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे. अब 5 ऑर्बिटल्स की एक जैसी एनर्जी नहीं रहेगी, split up into different levels. Now the question is, see, question mark है इसके फेस पे, कौन सा बच्चा एडमिट हो रहा है अब? All are admitted, right? ठीक है. So now the question is, what is crystal field splitting? Ankita, why you are admitting so late? इनके अटेंडेंस नोट करते जाना जो ऐड हो रहे हैं. So the question is, what is crystal field splitting, right? ये जो बता रही हूँ कि d orbitals अगर फ्री मेटल आयन है तो पांचों के पांचों उस मेटल के d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डीजेनरेट, ठीक है? लेकिन जब मेटल के को लाइगेंड्स अप्रोच करते हैं तो लाइगेंड्स
इसकी जो नॉन सिमेट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डी ऑर्बिटल्स को डिफरेंट लेवल में स्प्लिट अप कर देगी, क्योंकि कुछ ऑर्बिटल्स बिल्कुल लाइगेंड के डायरेक्शन में लाई करते हैं, जिससे उनकी रिपल्शन ज्यादा होगी और एनर्जी ज्यादा होगी। कुछ जो है वो अवे फ्रॉम लाइगेंड लाई करेंगे, उनकी रिपल्शन कम होगी और एनर्जी कम हो जाएगी, राइट? नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, द कन्वर्जन ऑफ 5 degenerate d orbitals of metal ion into different sets of orbitals having different energies in the presence of electrical field of ligands is called crystal field splitting, right? So ये जो 5 degenerate orbitals हैं, जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि इनके 2 सेट बन जाएं या 3 सेट बन जाएं into different sets of orbitals having different energies in the presence of electric field of ligands is called crystal field splitting. यानी कि ये d ऑर्बिटल 2 सेट्स में स्प्लिट अप हो जाएंगे, वो हम देखेंगे। डिफरेंट फील्ड में उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, राइट? जैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, उसमें उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, टेट्राहेड्रल फील्ड में उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे स्प्लिटिंग होती है। सो हैव यू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब Yes, ma'am. हाँ, जो 5 degenerate orbitals हैं, they split up into different sets of orbitals having different energies in presence of electric field of ligands, known as crystal field splitting. So please साथ साथ में नोट डाउन भी कर लो, बाद में मैं यही पीपीटी के पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी आपके साथ, लेकिन नोट डाउन किया करो। Now next basic assumption of crystal field theory is the number of ligands and arrangement and their arrangement around the central metal ion will have different effect on relative energies of 5d orbitals. क्या मतलब है इसका? जो कितने नंबर ऑफ लाइगेंड्स हैं मेटल के आसपास, कितने नंबर ऑफ लाइगेंड्स हैं, उनकी अरेंजमेंट, मतलब ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, राइट? तो वो इफेक्ट रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 5d ऑर्बिटल्स, राइट? d ऑर्बिटल हायर इन एनर्जी होगा, कौन सा d ऑर्बिटल लोअर इन एनर्जी होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ लाइगेंड। फॉर एग्जांपल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, उसमें जो d ऑर्बिटल्स हैं कौन से ऊपर होंगे, कौन से ऊपर मतलब हायर इन एनर्जी, और कौन से लोअर इन एनर्जी होंगे, दैट विल डिपेंड, राइट? और उसकी अरेंजमेंट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रा एंड प्रेफरेंसेस फॉर पर्टिकुलर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड्स। यानी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इन कॉम्प्लेक्सेस की, स्पेक्ट्रा है या कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, वो भी एक्सप्लेन हो सकती है in terms of d orbital splitting in different crystal fields, right? So crystal field splitting will be different in different structures with different coordination numbers. तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में किस तरह की स्प्लिटिंग होगी, किस तरह के d ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी, राइट? टेट्राहेड्रल फील्ड में, राइट? सो ये सारा कुछ। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल बी different in different structures with different coordination numbers. Now crystal field splitting पढ़नी है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि d orbitals की शेप कैसी है, राइट? सो ये जो 5 d orbitals आपके सामने दिख रहे हैं, ये वाला जो d orbital है ये है dx, और ये वाला जो है dz²। ये मैंने 3D मॉडल्स रखे हैं ताकि इनकी ओरिएंटेशन से आपको दिखाई दे कि कैसे इनके लोब्स होते हैं। और ये जो नीचे देख रहे हो, राइट, ये 5 d ऑर्बिटल्स, dx² - y², dz², ये xy है, राइट?
dz square, dxyz and dxz and dxy, ये वाला, ये मैंने 3D मॉडल दिखाया आपको, राइट। अब इन d ऑर्बिटल्स में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि d ऑर्बिटल्स में देयर आर, इट इज डबल डम्बल। शेप कैसी है, राइट डाउन, व्हाट इज द शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स? डबल डम्बल, राइट, ठीक है। सो एक्सेप्ट dz स्क्वायर, dz स्क्वायर की जो शेप है दैट इज डोनट शेप, dz स्क्वायर इज डोनट शेप, डोनट जैसी है, राइट। अब यहां ध्यान से देखिए, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखो और dxy को देखो, चाहे यहां देख लो चाहे वहां देख लो, राइट। दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ये जो लोब्स हैं दे आर एक्सिस, एक्सिस के ऊपर हैं। मेरी अभी मीटिंग बंद हो जानी है 2-3 मिनट में, अगर हो गई तो सो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में द लोब्स आर ऑन द एक्सिस, लोब्स जो है एक्सिस के ऊपर हैं, जबकि डी एक्स वाई को देखो यहां पे, द लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, इन द एक्सिस, राइट। यहां भी देख सकते हो इन बिटवीन, एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये है एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, और देखो लोब्स जो है एक्सिस के ऊपर नहीं है, इन बिटवीन द एक्सिस है। जबकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले स्ट्रक्चर में देखो, ये वाली एक्सिस है, ये एक्सिस है, और जो लोब्स हैं उन एक्सिस के ऊपर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बाकी जो है वाई जेड, एक्स वाई का मतलब है कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लोब्स होंगे, वाई जेड का मतलब है, ये प्लेन्स भी देखो मैंने दिखाए हैं आपको, ये जो प्लेन्स है काट यहाँ से, ताकि आपको पता लगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन सी है, राइट। यहाँ पे भी देखो वाई जेड का मतलब है कि अब जो ऑर्बिटल्स हैं दे विल लाई इन बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस। सिमिलरली इन एक्स जेड द ऑर्बिटल्स विल लाई बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस, राइट, ठीक है। और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी डी ऑर्बिटल्स की शेप से। इस डी ऑर्बिटल्स में जो एक डंबल है, यानी कि 2 लोब्स, दे लाई ऑन द जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये एल का मतलब है लाइगेंड, जब हम इसकी ज्योमेट्री पढ़ेंगे लाइगेंड किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, ये एल का मतलब है लाइगेंड, राइट। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, उसमें 2 लोब्स जो हैं दे लाई ऑन द जेड एक्सिस, ऑन द जेड एक्सिस, on the z axis, and a high electron density revolves around this orbital in xy plane। ये जो high electron density है it is in xy plane, right। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? डी ऑर्बिटल्स की शेप समझ में आ, 3 मिनट है अभी, ओके, राइट। सो ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। ये देखो एल का मतलब है कि ये वाले ऑर्बिटल्स किस डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे, राइट। जब लाइगेंड बिल्कुल डी जेड स्क्वायर के आमने सामने होगा, ठीक है, डी और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जब लाइगेंड के बिल्कुल रास्ते में होगा तो इसकी रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर बिल्कुल ये लाइगेंड के आमने सामने इसके ऑर्बिटल्स होंगे तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगी। जब ये दोनों ऑर्बिटल्स लाई करेंगे लाइगेंड के रास्ते में तो ये तीनों जो है ये अवे होंगे। ये दोनों ऑर्बिटल
लाई करेंगे along the मैम direction। समझ नहीं आ रहा, आप रिपीट करोगे? कौन सा वाला? मैम ये जो आप बोल रहे हो ना कि अगर ये इसके बीच में लाई करेंगे तो अनस्टेबल होगा, एक पता नहीं चल रहा। मैं कह रही हूँ वैसे ये आगे आना है अभी, ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड। इसका मतलब है कि ये जो पहले 5 शेप समझ में आ गई डी ऑर्बिटल की? यस मैम। ओके ओके, मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये जो ऑर्बिटल्स हैं, सपोज यहाँ पे लाइगेंड है, यहाँ पे यहाँ लाइगेंड है, यहाँ लाइगेंड है, राइट? अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो लाइगेंड्स नेचुरली ऑक्टाहेड्रल शेप में होंगे ना। तो ये जो डी ऑर्बिटल है dx² - y² वाले, ये बिल्कुल लाइगेंड के आमने सामने है, देखो जरा, है कि नहीं? हाँ जी। राइट? तो इनमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, dx² - y² ऑर्बिटल में रिपल्शन ज्यादा होगी। इसी तरह से जो dz² वाला ऑर्बिटल है, ये भी बिल्कुल लाइगेंड के सामने अप्रोच कर रहा है, इसमें भी रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। जबकि ये जो हैं 3 dxy, dyz, dzx, ये अवे फ्रॉम लाइगेंड होंगे, देखो जरा, ठीक है? यस मैम। ये वाले ऑर्बिटल जो है बिल्कुल लाइगेंड की तरफ अप्रोच नहीं कर रहे। यस मैम, अवे फ्रॉम द लिगेंड। हाँ, लाइगेंड की डायरेक्शन है, ये ऑर्बिटल के पीछे है। यस मैम। ठीक है, तो ये अवे होंगे, यानी इनकी एनर्जी, जब ये अवे फ्रॉम द लाइगेंड होंगे इनकी एनर्जी कम होगी, जब ये बिल्कुल अप्रोचिंग टुवर्ड्स द लाइगेंड होंगे तो इनकी एनर्जी हाई होगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। आगे अभी सिमेट्रीज भी हमने पढ़नी है, सिमेट्री नहीं, सॉरी, यही ऑक्टाहेड्रल